नमस्कार। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में एक शानदार करियर बनाना चाहता है तो समझिए कि वहाँ की डिज़ाइन प्रक्रिया को जानना ही पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। कभी सोचा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक सेफ और असरदार इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे डिजाइन होता है? आज हम HB 301 हैंडबुक की मदद से इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये गाइड खास तौर पर युवा इंजीनियरों के लिए एक बहुत ही जरूरी रिसोर्स है जो AS/NZS 3000 वायरिंग नियमों के हिसाब से डिजाइन करने का रास्ता दिखाती है। तो अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट या एक युवा प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में काम करने की तैयारी कर रहा है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की है। वहाँ की लोकल डिजाइन प्रक्रिया को समझना एक बहुत बड़ी बढ़त दे सकता है, जिससे तकनीकी रूप से तैयार होने और नौकरी पाने में भी काफी मदद मिल सकती है। किसी भी बिल्डिंग में बिजली कैसे दौड़ती है, इसके पीछे क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक स्विच ऑन करने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी इलेक्ट्रिकल डिजाइन की पूरी कहानी को समझेंगे, बिल्कुल शुरू से, यानी ब्रीफ से लेकर फाइनल डिजाइन तक, और वो भी एकदम आसान भाषा में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक बिल्डिंग के सिंपल से आइडिया से इतना कॉम्प्लेक्स, सेफ और काम करने वाला इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनता कैसे है? सच कहूं तो ये सफर आर्ट और साइंस दोनों का कमाल का मेल है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं ये होता कैसे है। ये जो डायग्राम है ना, ये इस पूरे प्रोसेस का रोड मैप है। यही हमें रास्ता दिखाएगा। इससे पता चलता है कि कैसे डिजाइनर्स किसी की जरूरत को, जो कि शुरू में बस एक आइडिया होती है, उसे एक प्रॉपर काम करने वाले प्लान में बदल देते हैं। ये पूरा सफर 3 मेन हिस्सों में बटा हुआ है: ब्रीफिंग, प्लानिंग और डिजाइन। तो चलिए अब इस प्रोसेस के अंदर चलते हैं, एक एक करके समझते हैं। हमारी कहानी का पहला एक्ट है ब्रीफ को समझना। देखिए, किसी भी सफल प्रोजेक्ट की जो बुनियाद होती है ना, वो एक बिल्कुल साफ, अच्छी तरह से समझे गए ब्रीफ पर ही टिकी होती है। इसे एक तरह का जासूसी का काम समझ सकते हैं। यहाँ डिजाइनर का पहला काम होता है क्लाइंट को ध्यान से सुनना और उनकी हर बात को साफ साफ समझना। असल मकसद ये है कि क्लाइंट जो चाहता है उससे एक बिल्कुल क्लियर, वेल डिफाइंड स्कोप में बदला जाए, ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना बचे। अब अक्सर होता यह है कि ब्रीफ थोड़ा, कह सकते हैं कि अस्पष्ट होता है, मतलब एकदम क्लियर नहीं होता, खासकर जब क्लाइंट की टेक्निकल बैकग्राउंड ना हो। ऐसे में डिजाइनर को अपने स्किल और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कुछ एजम्पशंस यानी कुछ धारणाएं बनाता है और फिर क्लाइंट से उन्हें कंफर्म करवाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सब लोग एक ही पेज पर हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छा ब्रीफ बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? इसका जवाब है सही सवाल पूछना। इससे पहले कि आप असल प्लानिंग या डिजाइनिंग में हाथ डालें, सही सवाल पूछकर सब कुछ क्लियर करना बेहद जरूरी है। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक सवाल हैं जो हैंडबुक के हिसाब से पूछने ही चाहिए, जैसे कि फैसिलिटी का इस्तेमाल किस लिए होगा, इलेक्ट्रिकल लोड की क्या खासियतें हैं, क्या लोड साइक्लिकल है, अगर हाँ तो उस साइकिल का पैटर्न क्या है, लोड की मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी, और अगर इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है तो हम क्या क्या मानकर चल सकते हैं। इन सवालों के जवाब ही एक मजबूत डिजाइन की नींव रखते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये काफी स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ब्रीफ को और साफ किया जाता है, फिर जो भी अंदाजे लगाए गए हैं उन्हें डेटा के साथ चेक किया जाता है। इसके बाद क्लाइंट से लगातार बात करके हर चीज पर क्लैरिटी लाई जाती है, और आखिर में काम का पूरा दायरा फाइनल करके उसे डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है। तो इस स्टेज पे सबसे जरूरी चीज क्या है? सही सवाल पूछना, जैसे कि इस जगह का इस्तेमाल किस लिए होगा, यहाँ किस तरह का इलेक्ट्रिकल लोड रहेगा, और पीक टाइम में मतलब सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत कितनी होगी। इन सवालों के जवाब अगर शुरू में ही मिल जाएं तो ये पक्का हो जाता है कि डिजाइन असल जरूरत के हिसाब से बने और बाद में होने वाली महंगी गलतियों से बचा जा सके। तो अब जब ब्रीफ एकदम क्लियर है तो चलिए दूसरे फेज पर चलते हैं। अब हम एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। ये वो स्टेज है जहां हम क्या करना है से कैसे करना है की तरफ बढ़ते हैं। ये है फेज 2, द प्लानिंग प्लेबुक, यानी प्लानिंग का दौर। यहीं पर प्रोजेक्ट के मेन पैरामीटर्स और जरूरी कंपोनेंट्स तय किए जाते हैं,
सच पूछिए तो सारे बड़े और अहम फैसले यहीं होते हैं जो पूरे प्रोजेक्ट का रास्ता तय करते हैं। अब ये जो प्लानिंग स्टेज है ना, ये बहुत फैला हुआ है। इसका असल मकसद है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कोर पैरामीटर्स को डिफाइन करना। यहाँ डिजाइनर हर छोटी बड़ी चीज पर सोचते हैं, जैसे मैक्सिमम बिजली की डिमांड कितनी होगी, वहाँ की लोकल बिजली कंपनी के नियम कायदे क्या हैं, मेन सप्लाई किधर से आएगी, बड़े बड़े इक्विपमेंट कहाँ रखे जाएंगे, ये सब यहीं तय होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये वो रूल बुक तैयार करता है जिसके हिसाब से आगे का सारा डिजाइन का काम होगा। तो इस फेज में मुख्य काम क्या क्या होते हैं? पहला, मैक्सिमम डिमांड का पता लगाना। दूसरा, बिजली कंपनी के रूल्स को अच्छे से समझना। तीसरा, सिस्टम का एक मोटा मोटा लेआउट और इक्विपमेंट की लोकेशन का स्केच बनाना। और चौथा, शुरुआती डायग्राम तैयार करना। ये सब कुछ यहीं फाइनल होता है। और अगर ये स्टेज ठीक से नहीं किया गया तो बहुत मुमकिन है कि सिस्टम भविष्य की जरूरतों पर खरा ना उतरे। अच्छा, यहीं पर एक बहुत जरूरी टेक्निकल बात समझनी होगी, वोल्टेज ड्रॉप। एकदम आसान भाषा में कहूं तो जैसे पानी के पाइप में दूर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है, वैसे ही तार में बिजली जितनी दूर जाती है उसका प्रेशर यानी वोल्टेज धीरे धीरे कम होता जाता है। और अगर ये ड्रॉप जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं करेंगे, लाइटें डिम हो जाएंगी और सबसे बुरी सिचुएशन में तो आग लगने का भी खतरा हो सकता है। और यहां देखिए कि इसको लेकर नियम कितने सख्त हैं। जो फाइनल सब सर्किट होते हैं उनके लिए वोल्टेज ड्रॉप की लिमिट आमतौर पर 2 से 3% होती है और पूरे इंस्टॉलेशन के लिए ये 5% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही वो टारगेट हैं जो पूरे डिजाइन को गाइड करते हैं ताकि सिस्टम सेफ भी रहे और एफिशिएंट भी। स्टार्ट प्लानिंग फेज के सिस्टमैटिक स्टेप्स को दिखाता है। इसकी शुरुआत होती है मैक्सिमम डिमांड को समझने से, फिर लोकल सर्विस रूल्स को देखा जाता है और यहाँ तक कि सप्लाई यूटिलिटी में अप्लाई करने जैसे प्रैक्टिकल स्टेप्स भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद केबल का रूट, स्विच बोर्ड की लोकेशन और आखिर में एक सिंगल लाइन डायग्राम के स्केच के साथ ये फेज खत्म होता है। प्लानिंग में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है ADMD। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे लोड्स को बस जोड़ दिया, नहीं, ये मैक्सिमम डिमांड का एक असलवादी आकलन है जो ये ध्यान में रखता है कि सारे उपकरण एक ही समय पर पूरी क्षमता से नहीं चलते। प्लानिंग के दौरान एक बहुत जरूरी डिजाइन लिमिट तय की जाती है, वोल्टेज ड्रॉप। नियम ये है कि सप्लाई पॉइंट से लेकर इंस्टॉलेशन के सबसे दूर वाले उपकरण तक वोल्टेज ड्रॉप 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ये पक्का होता है कि सारे उपकरण सही वोल्टेज पर सेफली और अच्छे से काम करें। तो जब तक ये फेज खत्म होता है, 7 मुख्य पैरामीटर बिल्कुल साफ साफ तय हो जाने चाहिए। इनमें सप्लाई का पॉइंट, फॉल्ट लेवल, मैक्सिमम डिमांड और स्विच बोर्ड की लोकेशन जैसी जरूरी जानकारी शामिल है। यही पैरामीटर्स अगले फेज यानी डिटेल्ड डिजाइन फेज के लिए इनपुट का काम करते हैं। चलिए अब आते हैं आखिरी चरण यानी डिजाइन फेज पर, जहां असली डिटेल्ड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस और कंपोनेंट्स का चुनाव होता है। ये फ्लोचार्ट पूरे डिजाइन फेज को दिखाता है। जैसा कि देखा जा सकता है, ये एक कॉम्प्लेक्स और बार बार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप और फॉल्ट लूप इंपीडेंस जैसी कैलकुलेशन करना, फिर नतीजों को लिमिट्स के हिसाब से जांचना और उसके बाद सही केबल और प्रोटेक्टिव डिवाइस चुनना शामिल है। अगर कोई भी जांच फेल होती है तो प्रोसेस को दोहराया जाता है और ये तब तक चलता है जब तक कि फाइनल सिंगल लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक्स तैयार ना हो जाएं। तो इस फेज का जो निचोड़ है वो है कैलकुलेशन और वेरिफिकेशन का एक लगातार चलने वाला साइकिल। इसमें फॉल्ट लूप इंपीडेंस जैसे पैरामीटर की गणना होती है, जो असल में फॉल्ट की हालत में करंट के रास्ते में आने वाला कुल रेजिस्टेंस है। ये कैलकुलेशन ये पक्का करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोटेक्टिव डिवाइस जैसे कि सर्किट ब्रेकर चुने गए हैं वे फॉल्ट को सुरक्षित रूप से क्लियर करने के लिए काफ़ी तेज़ी से काम करेंगे। आखिर में डिजाइन फेज को इन 6 जरूरी चीजों को फाइनल करना होता है। इसमें केबल का साइज, स्विच बोर्ड की रेटिंग, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का सिलेक्शन और अर्थिंग सिस्टम का डिजाइन शामिल है, ताकि एक कंप्लीट और नियमों के हिसाब से सही इलेक्ट्रिकल डिजाइन तैयार हो सके। ये डिजाइन फेज इस पूरे प्रोसेस का क्लाइमैक्स है। इसमें बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशंस और सेफ्टी चेक्स शामिल होते हैं। ये वो जगह है जहां हर एक छोटी से छोटी चीज को बार बार परखा जाता है और वेरीफाई किया जाता है।
डिजाइनर्स लगातार अपने काम को चेक करते रहते हैं। पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर उसे वैलिडेट करते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से कैलकुलेट करते हैं। ऐसा तब तक होता है जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए। देखते हैं कि हमने क्या सीखा है और आगे क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेहतरीन इलेक्ट्रिकल डिजाइन कोई तुक्का नहीं होता। यह एक अनुशासित 3 चरण की प्रक्रिया है। एक स्पष्ट ब्रीफ से शुरू करके एक ठोस योजना से गुजरते हुए हम एक विस्तृत जांचे परखे डिजाइन तक पहुंचते हैं जो सुरक्षित, कुशल और अपने मकसद के लिए एकदम सही है। तो चलिए HB 301 में बताए गए इलेक्ट्रिकल डिजाइन के इस स्ट्रक्चर्ड 3 स्टेप वाले तरीके को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। इससे जो सबसे बड़ी बात समझनी है वो है इसका लॉजिकल फ्लो। ब्रीफिंग फेज में क्लाइंट की जरूरतों से शुरुआत होती है, फिर प्लानिंग फेज में सिस्टम का आर्किटेक्चर बनता है और आखिर में डिजाइन फेज में डिटेल्ड इंजीनियरिंग की जाती है। ये पूरा डिटेल प्रोसेस ये तो पक्का कर देता है कि आज हमारी बिल्डिंग्स सुरक्षित हैं। लेकिन एक सवाल सोचना जरूरी है, आने वाले कल के स्मार्ट शहरों के लिए डिजाइनर्स को किन नए सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। हमारी मास्टर सीरीज के अगले भाग में हम डिजाइन चरण की तकनीकी बारीकियों में और भी गहराई से जाएंगे, तो उसे देखना ना भूलें।